नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के सेट सेक्शन के तहत इतिहास विषय कक्षा 6 के पाठ 6 को, जिसका नाम है महाजनपद की ओर। अभी तक हमने पाठ 5 तक पढ़ा। पाठ 5 में धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हमने जाना, और इससे पहले भी जो वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, सबके बारे में हमने पढ़ा। धीरे धीरे हम इतिहास में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इन सभी वीडियोस को आप देखने के लिए विवेक सागर एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इतिहास कक्षा 6 के सभी वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और भी छोटे एग्जाम्स के लिए आप इतिहास विषय के क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। चलते हैं महाजनपद की ओर। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है और भारत देश 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। और हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है। हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के निवासी हैं, किसी न किसी एक ज़िले के निवासी हैं। प्रत्येक ज़िले को तहसीलों में बांटा जाता है और तहसीलें ब्लॉक, तहसील से छोटी इकाई ब्लॉक होती है, फिर ब्लॉक से न्याय पंचायत, न्याय पंचायत से ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत से गांव, यानी गांव मिलकर के ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायतें मिलकर के न्याय पंचायत का निर्माण करती हैं। न्याय पंचायतें मिलकर के ब्लॉक, ब्लॉक मिलकर के तहसील और तहसील मिलकर के ज़िले का निर्माण। इस तरह से प्रदेश और फिर देश का निर्माण होता है। तो इसी तरह से इतिहास में हम महाजनपद, यहाँ देखिए जनपद शब्द लगा हुआ है। जनपद का मतलब वर्तमान में हम जानते हैं कि जिला होता है। क्या होता है? जिला। महा शब्द बड़ी राशि के लिए लगाया जाता है। महा का मतलब हो गया बड़ी या विशाल। तो एक विशाल जनपद को हम महाजनपद कह सकते हैं। तो इतिहास में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। चलिए जानते हैं। 16 जनपदों का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो बौद्ध पुस्तक अंग्युत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कितने महाजनपदों का? 16। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा। कितने महाजनपदों में राजतंत्र था और कितने महाजनपदों में गणतंत्र था? तो बच्चों, कितने राजतंत्र वाले और कितने गणतंत्र वाले महाजनपद थे? तो 14 महाजनपद राजतंत्र वाले और 2 गणतंत्र वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतंत्र वाले महाजनपद का अध्यक्ष या मुखिया कौन होता था? तो राजतंत्र वाले महाजनपद का अध्यक्ष या मुखिया राजा होता था, राजा। और राजतंत्र वाले महाजनपदों में इस महाजनपद के अध्यक्ष या मुखिया का पद वंशानुगत होता था। कैसा होता था? वंशानुगत, यानी राजा के बाद राजा का पुत्र, फिर उसके बाद उसका पुत्र, इस तरह से वो राजा भी बना करते थे। इसी को राजतंत्र कहा जाता था। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने राजतंत्र शासन वाले महाजनपदों की लिस्ट बनाई है, उनकी राजधानी, महाजनपद, राजधानी और वर्तमान स्थिति। तो मुख्य महाजनपदों की राजधानियाँ आप जरूर याद करें। पहला है अंग की राजधानी चंपा, ये बिहार क्षेत्र में पड़ता है। मगध, इसकी राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगृह थी।
ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, अंग और मगध। इनकी राजधानियाँ जरूर याद रखें। चंपा अंग की राजधानी, मगध की राजधानी गिरिब्रिज अथवा राजगृह। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत अथवा श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी। चेदी महाजनपद की राजधानी सोथिवती, ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आता है। कुरु महाजनपद इंद्रप्रस्थ, ये हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र का एरिया इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी, महत्वपूर्ण है इसकी राजधानी। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र तथा काम्पिल्य थी। नेक्स्ट, शूरसेन की राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है। मत्स्य महाजनपद विराटनगर राजस्थान, अवंती उज्जैनी तथा माहिष्मती, ये महत्वपूर्ण है। अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा माहिष्मती। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी तो उसमें माहिष्मती साम्राज्य के बारे में उल्लेख भी मिलता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है अस्मक। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटल, ये एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र एरिया में पाया जाता है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। नेक्स्ट है कांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला। इसका गांधार का वर्तमान क्षेत्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट कंबोज की राजधानी राजपुर और हाटक भी थी, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद का शासन किसके द्वारा संचालित होता था? तो गणतांत्रिक महाजनपद वाले महाजनपदों का शासन गण अथवा संघ के द्वारा संचालित होता था। यहाँ पर गणतंत्र था, अर्थात एक संघ बनता था, लोगों की एक सभा या संघ होता था, वो ही इन महाजनपदों का संचालन करता था। यानी मुखिया का पद, अध्यक्ष का पद वंशानुगत न होकर के चुनाव के द्वारा तय किया जाता था। दो हैं महाजनपद जिनमें गणतांत्रिक व्यवस्था थी, वज्जी और मल्ल। वज्जी की राजधानी मिथिला, वैशाली या जनकपुरी, ये तीनों राजधानियां रही हैं समय समय पर, और इसकी वर्तमान स्थिति बिहार क्षेत्र में पड़ती है। दूसरा है मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावापुरी थी, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इन महत्वपूर्ण महाजनपदों की राजधानियां जरूर याद करें, क्योंकि इनकी राजधानियां पूछी जाती हैं अक्सर। सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद कौन से थे? तो दो महाजनपद मगध और अवंती बहुत शक्तिशाली और इतिहास की दृष्टि में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मगध की राजधानी गिरिब्रिज, अवंती की उज्जैनी या महिष्मती थी। जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उनके राज्य को क्या कहा जाता है? उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। ये राजा अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए युद्ध करते थे, संबंध फ्रेंडशिप करते थे, मित्रता बढ़ाते थे, शादी संबंध का प्रस्ताव रखते थे। इस तरह से इनका साम्राज्य बढ़ता चला जाता था और कई छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिला लेते थे। इससे उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाने लगता था। नंद वंश, एक मगध साम्राज्य का उल्लेख इतिहास में बहुत मिलता है, मगध साम्राज्य। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक धननंद या धनानंद भी बोलते हैं इसको, धनानंद कई जगह पे मिलेगा, धननंद भी बोलते हैं। किसके शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ? तो नंद वंश के अंतिम शासक
धनानंद के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया? तो सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता भारत के ही एक राजा जिनका नाम था अंबी, राजा अंबी। इन्होंने राजा अंबी ने सिकंदर को न्योता दिया कि आप आइए हमारे भारत देश में आक्रमण करिए। क्यों? क्योंकि ये मगध साम्राज्य के शासक घनानंद से दुश्मनी रखते थे और उनको हराना चाहते थे, इसलिए इन्होंने सिकंदर को बुलाया था। सिकंदर जब भारत आता है तो पंजाब क्षेत्र में एक राजा राज करते थे जिनका नाम था पुरु। इनको पोरस भी कहा जाता है, राजा पुरु को पोरस भी कहते हैं। तो सिकंदर का युद्ध राजा पुरु से होता है। राजा पुरु का राज कहाँ पड़ता था? झेलम और रावी नदियों के बीच में। तो झेलम नदी के तट पर राजा पुरु या पोरस और सिकंदर का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? इतिहास में इस युद्ध को हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 326 ईसा पूर्व 326 BC में हुआ था। इसी समय ये पहला आक्रमण था। सिकंदर का आक्रमण भारत में कब हुआ? तो 326 ईसा पूर्व, और यहीं से शुरू होता है सिकंदर का आक्रमण। राजा पुरु और सिकंदर के बीच का जो युद्ध है झेलम नदी के तट पर, जिसको हम हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध? हाइडेस्पीस का युद्ध कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पर। किस किस के बीच हुआ था? राजा पुरु और सिकंदर के बीच। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। चलिए, तो हाइडेस्पीस के युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरु को हरा दिया। सिकंदर की सेना से राजा पुरु की सेना परास्त हो गई। तो सिकंदर पूछता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो राजा पुरु बहुत स्वाभिमानी प्रकृति के थे। उन्होंने कहा, मेरे साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो एक शत्रु के साथ होता है। तो सिकंदर ने इस तरह से उनकी बातों से प्रभावित होकर के उनसे मित्रता कर ली थी। सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर बच्चों मैसेडोनिया का राजा था, यूनानी शासक। मैसेडोनिया यूनान में एक क्षेत्र है, वहाँ का राजा था सिकंदर। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन महाजनपद की ओर इस पाठ से कवर होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियाँ। ये जैसे अंग है, मगध है, काशी है, कौशल है, कुरु है, शूरसेन है, अवंती है, गांधार है। यहाँ वज्जी और मल महत्वपूर्ण महाजनपदों की राजधानी जरूर पूछी जाती है परीक्षा में। हम इतिहास में मगध राज्य के वंश में मुख्य रूप से 3 वंशों का जिक्र मिलता है। एक हर्यक वंश, एक शिशुनाग वंश और तीसरा वंश है नंद वंश। और इनका समय भी दिया हुआ है, कब से कब तक है, आप एक बार इसमें नज़र कर लें। इनसे क्वेश्चन कम ही बनते हैं आपके राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा में, लेकिन हाँ, नीचे हमने इनसे कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। और नंद वंश का अंतिम शासक आपने अभी पढ़ा ही है, घनानंद था। संस्थापक थे महापद्म नंद और अंतिम शासक नंद वंश का घनानंद। तो इन तीनों वंशों का जिक्र मिलता है। ये मगध साम्राज्य के वंश थे, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे इन वंशों का थोड़ा थोड़ा जिक्र अभी हमको पढ़ने को मिलेगा। जैसे मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें नंद वंश का जिक्र फिर से आएगा, तो वहाँ पे और डिटेल्स देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको
वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। थैंक यू।